नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं ट्रेडिफाई चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय बिजनेस एम्पायर की जो छोटी सी टेक्सटाइल शॉप से शुरू होकर आज पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल और ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL। हर महान कहानी की एक साधारण शुरुआत होती है। रिलायंस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो एक व्यक्ति के बड़े सपने से शुरू हुई। धीरू भाई अंबानी यमन के अदन शहर में बेसी एंड को के साथ काम करते हुए उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखीं। जब वो 1958 में भारत लौटे तो उनकी जेब में महज 500 रुपये थे, लेकिन दिमाग में था ग्लोबल ट्रेडिंग का अनुभव और आंखों में एक ऐसा विजन जो भारत के कॉरपोरेट लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शुरुआत में उन्होंने मसालों का बिजनेस किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने टेक्सटाइल में एक बड़ा अवसर देखा। 1966 में उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग से आगे बढ़कर अहमदाबाद के नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्थापना की। यह वो दौर था जब भारत में लाइसेंस राज था और एक नया बिजनेस खौडीढा करना बेहद मुश्किल था। लेकिन धीरू भाई की सोच अलग थी। उन्होंने वाइमल ब्रांड लॉन्च किया, जो अपनी इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी और बेहतरीन क्वालिटी के दम पर जल्द ही भारत के घर घर में एक प्रीमियम लेकिन अफोर्डेबल फैशन का पर्याय बन गया। यह सिर्फ एक कप डिढे का ब्रांड नहीं था, यह एक भरोसे का प्रतीक बन गया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह छोटी सी टेक्सटाइल मिल एक दिन भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कॉन्ग्लोमरेट की नींव रखेगी। रिलायंस की ग्रोथ का असली सीक्रेट था धीरू भाई का बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मास्टर स्ट्रोक। अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए पॉलिएस्टर यार्न की सप्लाई और क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने खुद यार्न बनाना शुरू कर दिया। फिर यार्न बनाने वाले रॉ मटेरियल यानी पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्शन में भी कदम रखा। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने रिलायंस को न सिर्फ अपने सप्लायर्स पर निर्भरता से आजाद किया, बल्कि पूरी वैल्यू चेन पर मजबूत कंट्रोल देकर कॉस्ट और क्वालिटी में एक बेजोड़ बढ़त भी दिलाई। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए 1970 और 80 में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग में बड़े पैमाने पर विस्तार किया। इसका शिखर था गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े ग्रासरूट्स रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण। जामनगर रिफाइनरी सिर्फ एक प्लांट नहीं था, यह भारतीय इंजीनियरिंग, महत्वाकांक्षा और वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूशन का एक जीता जागता सबूत था। इसे रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया, जो रिलायंस की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्षमता का प्रतीक बन गया। यह कॉम्प्लेक्स भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और इसने रिलायंस को ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन रिलायंस की कहानी सिर्फ इंडस्ट्री और मशीनों की नहीं है, यह लोगों की भी है। धीरू भाई अंबानी का मानना था कि कंपनी का मुनाफा उसके शेयर होल्डर्स के साथ बांटा जाना चाहिए। उस समय जब स्टॉक मार्केट कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित था, रिलायंस ने आम आदमी यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर करके एक क्रांति ला दी। उन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग्स स्टेडियम में आयोजित की ताकि हजारों छोटे इन्वेस्टर्स हिस्सा ले सकें। करोड़ों मिडिल क्लास भारतीयों ने अपनी मेहनत की कमाई और बचत को रिलायंस में इन्वेस्ट किया और पहली बार वे सीधे तौर पर देश की एक बड़ी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने। इसने भारत में एक इक्विटी कल्चर को जन्म दिया और शेयर बाजार को सही मायनों में डेमोक्रेटाइज किया। यह शुरुआती दौर रिलायंस की उस मजबूत नींव का गवाह है जो बड़े सपनों, बेमिसाल एग्जीक्यूशन और जनता के भरोसे पर टिकी थी। 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। कुछ सालों बाद 2005 में दोनों भाइयों मुकेश और अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा हो गया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस यानी ओनियल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स आया। यहीं से उन्होंने रिलायंस को एक नई भविष्य की दिशा देने का सफर शुरू किया, एक ऐसी दिशा जो भारत के बिजनेस लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुकेश अंबानी जानते थे कि रिलायंस का भविष्य सिर्फ अपने परंपरागत एनर्जी सेक्टर पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने कंपनी को डाइवर्सिफाई करने का एक महत्वाकांक्षी प्लान बनाया। इसकी पहली बड़ी झलक 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत के साथ दिखी, जो भारत के विशाल रिटेल बाजार को बदलने की एक कोशिश थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा और साहसिक दांव अभी बाकी था, एक ऐसा दांव जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और डेटा पर आधारित था। 2012 से पहले
भारत में इंटरनेट डेटा एक लग्जरी की तरह था, महंगा और सीमित। मुकेश अंबानी ने इस तस्वीर को बदलने का फैसला किया। 5 सितंबर 2016 को रिलायंस ने लगभग 2.5 लाख करोड़ डॉलर के भारी भरकम निवेश के साथ जियो लॉन्च किया। यह सिर्फ एक और टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, यह एक क्रांति थी। जियो ने वेलकम ऑफर के साथ मार्केट में एंट्री की, जिसमें वॉइस कॉल्स हमेशा के लिए फ्री और कई महीनों तक अनलिमिटेड 4G डेटा मुफ्त दिया गया। इस एक कदम ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल ला दिया। जियो के आने से डेटा की कीमतें 25% तक गिर गईं और भारत रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूम करने वाला देश बन गया। करोड़ों भारतीय जो पहले इंटरनेट की ऊंची कीमतों के कारण डिजिटल दुनिया से बाहर थे, पहली बार अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े। यह सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं थी, यह डिजिटल सशक्तिकरण की एक नई लहर थी, जिसने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को असल रफ्तार दी। लेकिन जियो का विजन सिर्फ सस्ता डेटा देने तक सीमित नहीं था। उनका असली मकसद एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम बनाना था। उन्होंने जियो सिनेमा और जियो टीवी के जरिए मनोरंजन, जियो सावन से संगीत, जियो मार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग और जियो मीट जैसी सर्विसेज से लोगों के काम करने का तरीका बदल दिया। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जहां यूजर को सिर्फ एक सिम नहीं, बल्कि उसकी डिजिटल जिंदगी की हर जरूरत का समाधान एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा था। जियो ने भारत को डेटा गरीब देश से डेटा समृद्ध देश में बदल दिया। इसी के साथ रिलायंस ने अपना रिटेल बिजनेस भी एग्रेसिवली एक्सपैंड किया। आज रिलायंस रिटेल ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन शॉपिंग सब में एक्टिव है और Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स को टफ कंपटीशन दे रहा है। 2020 में रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स और रिटेल में फेसबुक, गूगल जैसे इन्वेस्टर्स को स्टेक बेचकर ₹1.5 लाख करोड़ से ज्यादा फंड रेज किया और अपने आप को डेट फ्री बनाया। यह फंड रेजिंग एक मास्टर स्ट्रोक था जिसे पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया। अब मुकेश अंबानी का अगला बड़ा बेट है ग्रीन एनर्जी। उन्होंने अनाउंस किया है कि रिलायंस 52,000 करोड़ इन्वेस्ट करके जामनगर में सोलर, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन के गीगा फैक्ट्रीज बनाएगा। यह मूव कंपनी को फ्यूचर रेडी बनाता है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक भारत और दुनिया का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन होगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल और क्लीन एनर्जी जैसे हर बीडीडी सेक्टर में एक पावर हाउस है। यह भारत की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी है, जिसका साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग में गुजरात की जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है, जो दशकों से रिलायंस की ग्रोथ का इंजन रही है। फिर आया टेलीकॉम का दौर, जहां जियो ने 2016 में आकर पूरे इंडस्ट्री को बदल दिया। फ्री कॉल्स और सस्ते डेटा ने भारत में एक डिजिटल क्रांति ला दी और देखते ही देखते जियो देश का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। रिटेल में रिलायंस रिटेल आज भारत की सबसे बड़े रिटेलर है, जिसके हजारों स्टोर्स हैं और जो छोटे किराना स्टोर्स को भी अपने इकोसिस्टम से जोड़ रही है। और अब रिलायंस क्लीन एनर्जी के भविष्य पर एक बड़ा दांव लगा रही है। सोलर, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन में अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करके वे एनर्जी सेक्टर में एक और बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। रिलायंस की यह जर्नी हमें बिजनेस के कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है। पहला है थिंक बिग। धीरू भाई अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी तक रिलायंस ने हमेशा वर्ल्ड स्केल पर सोचा और ग्लोबल बेंचमार्क्स को चैलेंज किया है। दूसरा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अपने कोर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए सप्लाई चेन के हर हिस्से पर कंट्रोल करना। इससे कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और कंपटीशन खत्म हो जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। जियो में किया गया $40 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी डीढ़ा जुआ लग रहा था, लेकिन यह एक सोचा समझा रिस्क था जिसने कंपनी को टेक्नोलॉजी के सेंटर में ला खड़ीढ़ा किया। और आखिर में फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। बड़े विजन को तय समय में और बजट के अंदर जमीन पर उतारने की काबिलियत ही रिलायंस को दूसरों से अलग करती है। दोस्तों, यहां यह याद रखना बहुत जरूरी है कि यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल केस स्टडी है।
हमारा मकसद रिलायंस की बिजनेस स्ट्रेटेजी और ग्रोथ को समझना था। हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। किसी भी कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होता। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना कभी ना भूलें। रिलायंस की इस कहानी से आपको सबसे बेडीडा लेसन क्या मिला, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारत की बिडेडी कंपनियों और स्टार्टअप्स की ऐसी ही डिटेल केस स्टडीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें।